गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए तृतीय वर्ष के पेपर आर्थिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत। तो इसमें उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित सिद्धांत कई विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें से जर्मन विद्वान वेबर का सिद्धांत है वो काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी फेमस भी है। तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या है वेबर का सिद्धांत और वेबर महोदय क्या कहते हैं उद्योगों की अवस्थिति के बारे में। उद्योगों की स्थापना के लिए स्थान निर्धारित करने के लिए आवश्यक तत्वों के एकत्रीकरण एक स्थान पर करने की समस्या को हल करने के लिए उद्योगों के स्थानीयकरण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। इन्हें न्यूनतम लागत सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरे, जो किसी पूर्व में स्थित कारखाने की तुलना में जो बेहतर सापेक्षिक स्थिति प्राप्त करते हैं पर अधिक बल देते हैं, उन्हें बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत कहते हैं। तीसरा सिद्धांत उक्त दोनों तत्वों का समावेश कर अधिकतम लाभ के तत्व को केंद्र में रखता है। इसे अधिकतम लाभ सिद्धांत कहते हैं। वेबर का सिद्धांत उद्योग के स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रतिपादित करने का सर्वप्रथम प्रयास अल्फ्रेड वेबर ने किया। वेबर जर्मन अर्थशास्त्री थे, जिनका जन्म 1868 में हुआ। 1904 से 1907 तक प्राग विश्वविद्यालय में तथा 1907 से 1933 तक हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। उनका उद्योग के स्थानीयकरण का सिद्धांत 1909 ईस्वी में उबर डन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रीन नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ, जिसका अंग्रेजी अनुवाद 1929 ईस्वी में थियरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नाम से प्रकाशित हुआ। पारिभाषिक शब्दावली। वेबर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन से पूर्व कुछ पारिभाषिक शब्दावली बताई है, जिसके बारे में हम देखते हैं क्या पारिभाषिक शब्दावली। सर्वत्र सुलभ पदार्थ या ओबिक्विटीज, मतलब ये वे पदार्थ होते हैं जो एक ही कीमत पर सर्वत्र सुलभ तत्व होते हैं, जिनकी कीमत में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता और सब जगह उपलब्ध हो जाते हैं, उनको सर्वत्र सुलभ पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे हैं स्थानीय पदार्थ यानी लोकलाइज्ड मटेरियल्स। किसी क्षेत्र विशेष में प्राप्त पदार्थ है उसको स्थानीय पदार्थ कहते हैं, यानी एक क्षेत्र विशेष पर उपलब्ध होते हैं। तीसरे हैं शुद्ध पदार्थ या प्योर मटेरियल्स। वे वस्तुएं जिनका वजन उत्पादन प्रक्रिया में घटता नहीं है, जैसे सूत से कपड़ा बनाना, यानी उत्पादन प्रक्रिया में इनका वजन नहीं घटता। जैसे सूत से कपड़ा अगर बनाएंगे तो जितना सूत है उतना ही कपड़ा बनेगा, तो इस प्रकार से ये शुद्ध पदार्थ होता है। जबकि अन्य बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे लोहा है तो लोहे को जब हम धातु में बदलते हैं, धातु बनाते हैं, तो उसमें से बहुत सारे प्रकार की अशुद्धियाँ अलग हो जाती है, तो वो यानी शुद्ध पदार्थ नहीं है। मिश्रित पदार्थ या ग्रोस मटेरियल्स। ऐसे मिश्रित पदार्थ जिनका वजन उत्पादन प्रक्रिया में घटता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने की प्रक्रिया में बॉक्साइट का वजन घटता है, यानी कोई भी चीज़ है जिसका हम दूसरी चीज़ बनाते हैं तो उसका वजन घट जाता है, तो यानी उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती है, वो अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है और शुद्ध चीज़ बनाने के लिए में उसका वजन कम हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को मिश्रित पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद पदार्थ सूचकांक या मटेरियल इंडेक्स। देखिए, पदार्थ सूचकांक उत्पादित वस्तु एवं कच्ची सामग्री के वजन के अनुपात का द्योतक है। ऐसी वस्तुओं का वजन जो शुद्ध पदार्थ से बनती है कच्ची सामग्री के वजन के बराबर होता है, अतः इसका सूचकांक 1 होता है। यानी कच्ची सामग्री 1 इकाई है और उत्पादित सामग्री भी उससे 1 इकाई ही बनती है, तो उसको बोलते हैं एक पदार्थ सूचकांक। और इससे अधिक पदार्थ सूचकांक होगा, इसका मतलब उद्योग में अशुद्ध पदार्थों का उपयोग हो रहा है। स्थानीयकरण भार या लोकेशनल वेट। प्रति इकाई उत्पादित वस्तु के लिए कच्ची सामग्री तथा उत्पादित वस्तु सब मिलाकर जितने भार का परिवहन करना पड़ता है उसे स्थानीयकरण भार कहते हैं। सर्वसुलभ पदार्थ का उपयोग करने वाले उद्योगों में यह भार 1 होता है।
क्योंकि इसमें केवल उत्पादित वस्तु का ही परिवहन करना पड़ता है। यदि शुद्ध पदार्थ से कोई औद्योगिक वस्तु निर्मित होती है तो इसका भार 2 होगा, क्योंकि कच्ची सामग्री तथा उत्पादित वस्तु दोनों के बराबर के भार का परिवहन करना पड़ता है। आइसोडापेन यह बराबर परिवहन लागत का बिंदु पथ दर्शाती है, यानी ऐसी रेखाएं जो परिवहन की जो लागत है वो उस बिंदु पर बराबर होती है। उन सभी बिंदुओं को जोड़ने वाली जो आइसोडापेन या एक लाइन होती है उसको बोलते हैं हम आइसोडापेन या सम लागत रेखा बोल सकते हैं एक प्रकार से इसको, जो परिवहन की लागत को दर्शाती है। मान्यताएं देखिए, वेबर ने अपने सिद्धांत प्रतिपादन से पूर्व कुछ मान्यताओं का सहारा लिया है, जिनमें है नंबर 1, जिस देश या स्थान में कारखाने की स्थापना करनी है वह एक पृथक या विलग इकाई है जो एक ही प्रशासन के अधीन है। सर्वत्र एक सी जलवायु, तकनीक, प्रजाति और संस्कृति की जनसंख्या है, अर्थात इनकी समानता पाई जाती है उस संपूर्ण प्रदेश में। नंबर 2 है, एक ही उत्पादित वस्तु के संदर्भ में कारखाने के स्थानीयकरण का विश्लेषण किया जा रहा है, यानी एक ही उत्पादन वस्तु के संदर्भ में कारखाने का स्थानीयकरण का विश्लेषण किया जाएगा। नंबर 3 है, कच्ची सामग्री के स्रोत ज्ञात हैं। नंबर 4 है, बाजार की स्थिति ज्ञात है, बाजार एक दूसरे से पृथक बिंदु के रूप में है, अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति मानी गई है। अब होता है वेबर का सिद्धांत शुरू। हाँ, तो यानी प्रत्येक उत्पाद को बाजार सुलभ है। और नंबर 5 मान्यता है, श्रम निश्चित प्रदेश में ही उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नंबर 6 है, परिवहन का खर्च केवल भार या दूरी के अनुपात में बढ़ता है। वेबर के अनुसार उद्योग के स्थानीयकरण के 2 सामान्य प्रादेशिक कारक परिवहन लागत तथा श्रम लागत एवं एक स्थानीयकरण कारक एकत्रीकरण की संभावना प्रभावित करते हैं। वे सर्वप्रथम यह निश्चित करते हैं कि किसी प्रकार न्यूनतम लागत बिंदु निर्धारित हो और तत्पश्चात श्रम अथवा एकत्रीकरण द्वारा प्राप्त लाभ पर ध्यान देते हैं। इनके विश्लेषण निम्न दशाओं के संदर्भ में स्थानीयकरण बिंदु निर्धारित करना है। पहली दशा है, यदि कच्ची सामग्री का दिए हुए बिंदु ए से उपयोग होता है तथा उत्पादित वस्तु बिंदु ब में खपती हो तो उद्योग की स्थापना की 4 संभावनाएं हो सकती है। नंबर 1 संभावना हो सकती है, यदि कच्ची सामग्री सर्वसुलभ पदार्थ हो तो उद्योग की स्थापना बाजार बिंदु पर होगी ताकि उत्पादित माल के लिए परिवहन न करना पड़े। नंबर 2, यदि कच्ची सामग्री शुद्ध हो तथा स्थानीय हो तो उद्योग कच्ची सामग्री अथवा बाजार या इन दोनों के बीच कहीं भी स्थापित हो सकता है, क्योंकि किसी भी हालत में परिवहन खर्च बराबर पड़ेगा। इसके आलोचना में कहा जाता है कि बीच के बिंदु पर उद्योग स्थापित होने से 2 बार लादने उतारने का खर्च पड़ेगा। नंबर 3, यदि केवल मिश्रित पदार्थ का उपयोग होता है तो उद्योग की स्थापना कच्चा माल वाले स्थान पर होगी, चूँकि उत्पादन प्रक्रिया में यह वजन खो देती है, अतः अतिरिक्त भार परिवहन न करना पड़े। दूसरी दशा है, 2 या अधिक कच्ची सामग्री स्रोत या एक बाजार बिंदु जब हो तो वेबर की दूसरी कल्पना इस दशा की करते हैं वेबर, जब 2 या अधिक कच्ची सामग्री हो और बाजार एक हो। तो इसमें हम देखते हैं कौन सी कंडीशन बनती है। 2 कच्ची सामग्रियां 2 स्रोतों से प्राप्त होती है और बाजार बिंदु एक ही स्थान पर होता है। इस स्थिति में उद्योग की स्थापना की निम्न संभावनाएं है। नंबर 1, यदि दोनों कच्ची सामग्रियां सर्वत्र सुलभ है तो कारखाना बाजार बिंदु पर ही स्थापित होगा, क्योंकि कोई खर्च नहीं पड़ेगा। नंबर 2, यदि कच्ची सामग्रियां शुद्ध है तो भी उद्योग की स्थापना बाजार बिंदु पर ही होगी, क्योंकि इससे उत्पादित माल का परिवहन नहीं करना पड़ेगा। यदि एक कच्ची सामग्री का स्रोत दूसरी कच्ची सामग्री तथा बाजार के बीच में हो तभी उद्योग की स्थापना एक कच्ची सामग्री के स्रोत पर हो सकती है, यानी बीच वाली जो कच्ची सामग्री है, जो एक कच्ची सामग्री और बाजार के बीच में पड़ती है, वहाँ पे उद्योग की स्थापना हो सकती है। परंतु उस स्थिति में भी कच्ची सामग्री को लादने उतारने व उत्पादित वस्तु को लादने का खर्च अतिरिक्त होगा,
अतः उद्योग की स्थापना बाजार बिंदु पर ही उपयुक्त होगी। नंबर 3, यदि शुद्ध पदार्थ एवं सर्वत्र सुलभ पदार्थ का उपयोग होता है तो भी उद्योग बाजार बिंदु पर स्थापित होगा, क्योंकि उत्पादित वस्तु में सम्मिलित सर्वत्र सुलभ पदार्थ के लिए परिवहन खर्च नहीं देना पड़ेगा। नंबर 4, यदि दोनों कच्ची सामग्रियां मिश्रित पदार्थ है तो कारखाने का स्थान निर्धारण कठिन होगा। इसके निराकरण के लिए वेबर ने स्थानीयकरण त्रिभुज का सहारा लिया है। यथा माना किसी उद्योग में दो मिश्रित कच्ची सामग्रियों का प्रयोग होता है तो ए तथा बी बिंदुओं पर प्राप्त है। दिए गए डायग्राम के अनुसार उत्पादित वस्तु की मांग सी बिंदु पर है। इस स्थिति में कारखाना ए बी बिंदुओं पर स्थापित नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक न एक मिश्रित पदार्थ का अधिक परिवहन खर्च देना पड़ेगा, साथ ही उत्पादित वस्तु का भी परिवहन लगेगा। उद्योग सी बिंदु पर भी स्थापित नहीं होगा, क्योंकि इस अवस्थाओं में दोनों मिश्रित पदार्थों का परिवहन खर्च लगेगा। उद्योग इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से बने हुए त्रिभुज के भीतर कहीं स्थापित होगा। मान लिया जाए दोनों ही मिश्रित पदार्थों का भार उत्पादन प्रक्रिया में 50% कम हो जाता है तथा दोनों की 1 इकाई प्रति इकाई टन उत्पादित वस्तु के लिए आवश्यक है एवं ए बी ए सी बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की दूरी 100 किमी है। इस स्थिति में यदि उद्योग ए या बी बिंदु पर स्थापित होता है तो एक कच्ची सामग्री अर्थात 100 टन किमी तथा उत्पादित वस्तु अर्थात 100 टन किमी कुल 200 टन किमी का परिवहन खर्च लगेगा। यदि उद्योग सी बिंदु पर स्थापित होता है तो दोनों कच्ची सामग्री अर्थात 100 टन किमी प्लस 100 टन किमी कुल 200 टन किमी पर परिवहन खर्च देना होगा। परंतु यदि कारखाना ए बी के बीच स्थापित हो तो ए से 50 टन किमी प्लस बी से 50 टन किमी तथा सी तक 87 टन किमी अर्थात कुल 187 टन किमी का खर्च देना होगा। इसी प्रकार इन तीनों बिंदुओं के बीच त्रिभुज के अंदर पी पर कुल 171 टन किमी का परिवहन खर्च देना होगा। यदि किसी एक कच्ची सामग्री का भार अधिक है तो उद्योग स्थापना का बिंदु त्रिभुज के भीतर उस कच्ची सामग्री के स्रोत बिंदु की ओर अधिक आकर्षित होगा। वेबर के अनुसार यदि किसी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादित वस्तु के 1 टन के लिए मिश्रित पदार्थ का 3/4 टन तथा दूसरे मिश्रित पदार्थ का 1/2 टन आवश्यक है तो त्रिभुज के अंदर उद्योग के स्थानीयकरण का बिंदु पहली कच्ची सामग्री के स्रोत बिंदु के निकट होगा। निष्कर्ष है कि इस स्थिति में उद्योग की स्थापना स्थानीयकरण भार पर निर्भर करती है। इसी प्रकार कई कच्ची सामग्रियों के स्रोत तथा कई बाजार बिंदुओं के बीच भी उद्योग की स्थापना स्थानीयकरण त्रिभुज चतुर्भुज आदि के भीतर स्थानीयकरण भार के अनुसार होगी। वेबर के इस सिद्धांत की आलोचना में कहा जाता है कि परिवहन खर्च दूरी के अनुपात में नहीं बढ़ता तथा कच्ची सामग्री एवं उत्पादित वस्तु पर प्रति टन परिवहन खर्च भी बराबर नहीं होगा, परंतु सभी यह स्वीकार करते हैं कि उद्योग के स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रतिपादित करने में वेबर ने परिवहन खर्च को अधिक महत्व देकर उद्योगों के स्थानीयकरण की समस्या सुलझाने में सराहनीय सफलता प्राप्त की है। परिवहन खर्च के साथ ही वेबर श्रम तथा एकत्रीकरण को भी उद्योग के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण मानते हैं। इन दोनों का प्रभाव उन्होंने आइसोडापेन की सहायता से दर्शाया है। वेबर के अनुसार श्रम कुछ विशिष्ट स्थानों पर मिलता है तथा इसका खर्च भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। अतः श्रम पर खर्च कम करने के लिए कारखाने की स्थापना उस बिंदु से हटकर भी हो सकती है जो परिवहन खर्च की दृष्टि से सर्वोत्तम है, बशर्ते उस बिंदु से हटने पर परिवहन खर्च में जितनी वृद्धि होती है उससे अधिक या उतने श्रम के खर्च में बचत हो। परिवहन खर्च की दृष्टि से सर्वोत्तम बिंदु से हटने पर जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन खर्च में इकाई वृद्धि होती है उनको मिलाने वाली रेखा को आइसोडापेन कहते हैं। इसी प्रकार 2, 3, 4 या किसी इकाई के अतिरिक्त परिवहन खर्च वाले बिंदुओं को मिलाते हुए आइसोडापेन खींचे जा सकते हैं। चित्र में ये बिंदु M पर कच्ची सामग्री उपलब्ध है। उत्पादित वस्तु की खपत N बिंदु पर होती है। यह मान लिया गया है कि प्रति इकाई उत्पादन वस्तु के लिए उसके दूने वजन की कच्ची सामग्री की आवश्यकता है। इस स्थिति में उद्योग की स्थापना M बिंदु पर ही होगी। N बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए वृत्त उत्पादित वस्तु के परिवहन खर्च के द्योतक हैं, जबकि M बिंदु को केंद्र मानकर कच्ची सामग्री का परिवहन का खर्च बताते हुए चूँकि कच्ची सामग्री के परिवहन का खर्च उत्पादित वस्तु के परिवहन खर्च की अपेक्षा दुगना होगा, इसलिए N बिंदु से खींचे गए सेकेंडरी वृत्त M बिंदु से खींचे सेकेंडरी वृत्तों से दूने अंतर पर दिखाए गए हैं। वेबर के सिद्धांत के अनुसार इस स्थिति में उद्योग
M बिंदु पर स्थापित होगा। अब मान लीजिए उद्योग M बिंदु पर स्थापित न होकर B पर स्थापित होता है। M से N बिंदु तक परिवहन खर्च 8 इकाई के बराबर है, क्योंकि केवल उत्पादित वस्तु का परिवहन होता है, परंतु B से N तक परिवहन खर्च 8 इकाई तथा M से B तक कच्ची सामग्री का परिवहन खर्च 4 इकाई, कुल 12 इकाई होता है, जो M बिंदु पर उद्योग स्थापित होने वाली स्थिति से 4 इकाई अधिक है। उसी प्रकार A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L सभी ऐसे बिंदु हैं जहां उद्योग स्थापित करने पर M बिंदु पर स्थापित करने की तुलना में 4 इकाई अतिरिक्त परिवहन खर्च होगा। अतः इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आइसोडापेन है, जिसका मान 4 है। इस पर किसी उद्योग को स्थापित करने पर श्रम के खर्च में 4 इकाई बचत हो सकती है। बाहर कारखाना स्थापित करने से हानि होगी। इस स्थिति में 4 मान वाले आइसोडापेन को क्रिटिकल आइसोडापेन कहते हैं। एकत्रीकरण का प्रभाव, इसके बारे में ये दिया गया आइसोडापेन का चित्र है, जिसको हम समझ सकते हैं कि M बिंदु और N बिंदु जो है वो एक कच्ची सामग्री और एक बाजार बिंदु है। इसके आधार पर हम इसको, ये जो रेखाएं खींची हुई है, इसके आधार पर हम खर्च का अनुमान लगा सकते हैं। एक रेखा जो है वो यानी दी हुई पूरी जो रेखा है, इसके ऊपर परिवहन का खर्च जो है वो बराबर होता है। इसमें दिया हुआ है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये दिए हुए हैं। ये इतने मान की आइसोडापेन है, तो इसके आधार पर हम अनुमान कर सकते हैं। जैसा कि M बिंदु से जो आइसोडापेन है वो नज़दीक खींची हुई है और N बिंदु से थोड़ी दूर खींची हुई है। यानी N बिंदु से खींची गई जो आइसोडापेन है उसमें एक में M बिंदु वाली 2 आइसोडापेन आ रही है। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं इसमें कि M जो है वो बाजार बिंदु है, हाँ। तो इसमें N बिंदु पर बाजार बिंदु है और M बिंदु कच्ची सामग्री का बिंदु है, तो उसके हिसाब से हम परिवहन खर्च है वो आइसोडापेन की सहायता से डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ कितना परिवहन खर्च बढ़ेगा, और बढ़े हुए परिवहन खर्च की आपूर्ति जो है वो इससे कच्ची सामग्री की घटी हुई कीमत से या श्रम की कीमत घटी हुई कीमत से पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उद्योग उस बिंदु पर स्थापित हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम वेबर के सिद्धांत की समीक्षा करेंगे। धन्यवाद।